जय हिंद दोस्तों। डीपीएसपी का डिस्कशन चल रहा है हमारा, और लास्ट के लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल से कवर किया। हमारे संविधान में 22 भाग हैं, जिसमें से जो भाग 4 है, चौथा भाग पार्ट 4, उसमें डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, आर्टिकल 36 से 51 तक। और लास्ट के लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की, काफ़ी सारे डायमेंशंस को कवर किया। इसके बाद हमने यह भी देखा कि डीपीएसपी को काफ़ी सारे हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने नॉट सो इम्पोर्टेंट भी बताया था, लेकिन हमें पता है कि डीपीएसपी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं और क्रिटिसिज्म के बावजूद भी, क्योंकि देखिए हमारे संविधान ने यह खुद डिक्लेयर किया है कि जो कंट्री के गवर्नेंस के लिए डीपीएसपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फंडामेंटल है। और एल.एम. सिंघवी ने भी यही कहा था, जो हमारे इमिनेंट जूरिस्ट और डिप्लोमेट हैं, इनका भी यही कहना था कि जो डायरेक्टिव्स हैं ये लाइफ गिविंग प्रोविज़न है हमारे संविधान के लिए, यानी हमारे संविधान को जीवन देते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो जस्टिसिएबल है, यानी हमारे फंडामेंटल राइट का कभी भी हनन होता है तो हम डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं और जिस प्रोविज़न का वायलेशन हुआ उसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, और इनफैक्ट रिट जारी करने की भी शक्ति है कोर्ट्स के पास फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में। लेकिन डीपीएसपी हमें पता है नॉन जस्टिसिएबल है, और आर्टिकल 37 में भी इनफैक्ट यह बताया गया है कि ये एक तरह का मोरल ऑब्लिगेशन है स्टेट का। ओके, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये एक तरह का मोरल ऑब्लिगेशन है। और हमारे संविधान की शुरुआत से ही डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था। जैसे चंपाकम दोराईराजन का केस 1951 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन निकल करके आया कि जो कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच, तो फॉर्मर को प्रिवेल किया जाएगा, यानी फंडामेंटल राइट्स को प्रिवेल रखा जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स के एज अ सब्सिडरी चलना पड़ेगा, यानी फंडामेंटल राइट्स को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। उसके बाद डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट के समतुल्य रखने का प्रयास किया जाएगा। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स की सुप्रीमेसी की बात की गई है डीपीएसपी के मुकाबले। लेकिन देखिए चंपाकम का जो केस था, इसमें यह भी कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड किया जा सकता है। कहने का मतलब यह था कि अगर पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट में अमेंड करती है तो इस तरीके से फिर डीपीएसपी के भी कुछ प्रोविजन को प्रिवेल किया जा सकता है। और पार्लियामेंट ने इनफैक्ट फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट और 17th अमेंडमेंट एक्ट भी किया, ताकि कुछ डायरेक्टिव्स के प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट किया जा सके। और देखिए ये चीज़ें जब आप समझेंगे तो आपको यह भी समझ में आने लगेगा कि कौन कौन सी वजहें थी जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में जाकर के कल्मिनेट होती हैं। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें सारी बातें निकल करके आती हैं कि पार्लियामेंट की कितनी पावर है हमारे संविधान को अमेंड करने की, तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड है। और ये जो वजहें हैं ये आगे चल के कल्मिनेट करती हैं बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में। तो अलग से हमारा सेपरेट चैप्टर ही है बेसिक स्ट्रक्चर पर, उस टाइम तो हम काफ़ी डिटेल से कवर करेंगे ही। और देखिए सुप्रीम कोर्ट का अगेन जजमेंट निकल करके आया 1961 में, गोलकनाथ केस, आपने नाम जरूर सुना होगा, बहुत फेमस है। और इनमें क्या कहा गया, बहुत एक मेजर बदलाव देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा इसमें कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट के किसी भी प्रोविजन को अब्रीज नहीं कर सकती एंड कैन नॉट टेक अवे, यानी हमारे फंडामेंटल राइट का हनन नहीं किया जा सकता, क्योंकि फंडामेंटल राइट को सैक्रोसैंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। राइट, लेकिन हमें पता है कि फंडामेंटल राइट अभी वर्तमान समय में अगर आप देखें तो हम फंडामेंटल राइट में अमेंड किया जा सकता है। ओके, सैक्रोसैंक्ट नहीं है, ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल से इन चीज़ों को कवर किया है। बट 1967 के गोलकनाथ केस में यह कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट है उन्हें डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी करने के कारण अमेंड नहीं किया जा सकता। यानी ऐसा नहीं है कि डीपीएसपी के किसी पर्टिकुलर पार्ट को लागू करना है, इसके लिए संविधान के फंडामेंटल राइट में अगर बदलाव करने की जरूरत पड़ रही है तो उसे अमेंड किया जाए। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये डिक्लेरेशन गोलकनाथ केस में देखने को मिला। लेकिन देखिए 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में क्या देखने को मिला कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अब्रीज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कहने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट के पास यह पावर है, किस अमेंडमेंट के तहत, ये जो 24th अमेंडमेंट किया गया उसके तहत, कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होगा कि फंडामेंटल राइट के किसी भी प्रोविजन को अब्रीज कर सके और टेक अवे कर सके, यानी हनन कर सके, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इनेक्ट करके फंडामेंटल राइट के किसी भी प्रोविजन को अब्रीज किया जा सकता है, ऐसा 24th अमेंडमेंट एक्ट में देखने को मिला। नाउ बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो पहली चीज तो ये कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो नेगेटिव है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉजिटिव है।
इसका मतलब यह है कि ये स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं, ओके, सर्टेन चीज़ें करने से, सर्टेन चीज़ें करने से रोकते हैं। जबकि यहाँ पे स्टेट को प्रमोट किया जाता है क्योंकि ये पॉजिटिव है नेचर में, इसलिए ये सर्टेन चीज़ें रिक्वायर करता है स्टेट को। ओके, देखिए फंडामेंटल राइट्स हमारे मूल अधिकारों से संबंधित है जो कि जस्टिसिएबल है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट का हनन करता हो। यह बात है बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के तहत। और नेगेटिव और पॉजिटिव का डिस्कशन जब हमने आर्टिकल 14 की बात की थी, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ नेगेटिव है जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ में यह कहा जाता है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा, ओके, इसलिए ये नेगेटिव है। कौन कौन से ऐसे कानून नहीं बनाए जाएंगे जो किसी भी तरीके से हमारी इक्विलिटी को यानी समानता का हनन करते हो, राइट। जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में हमने बात की थी कि ऐसे कानून बनाए जाएंगे जो इक्विलिटी को प्रमोट करते हो, ओके। तो इस तरीके की बातें जब आप समझ लेंगे, हाँ, कौन सी पॉजिटिव कंसेप्ट है कौन सी नेगेटिव, तो काफ़ी आसानी से आप इनके बीच डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ तो हमने बहुत बार डिस्कस की कि फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है यानी लीगली एनफोर्सिएबल है कोर्ट्स के द्वारा अगर इनका वायलेशन होता है तो। जबकि जो DPSPs हैं ये नॉन जस्टिसिएबल है यानी इन्हें लीगली कानूनी तौर पे एनफोर्स नहीं किया जा सकता अगर इनका वायलेशन होता है तो। हालांकि मोरल ऑब्लिगेशन है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, बट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। इसके बाद देखिए फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने का एम करता है। जबकि जो हमारे DPSP हैं ये सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी यही कहा था कि जो सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है हमारी DPSP के तहत। और अगला डिफरेंस देखिए, फंडामेंटल राइट्स में लीगल सैंक्शन है, जैसा कि अभी हमने बात की, विधिक रूप से कानूनी रूप से लीगल सैंक्शन है, जबकि मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शन देखने को मिलता है DPSPs में, ओके। अगला डिफरेंस देखिए, जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो तो इंडिविजुअल के वेलफेयर की बात करता है, कल्याण की बात करता है, और ये पर्सनल है और इंडिविजुअलिस्टिक है नेचर में। जबकि जो DPSPs है ये होल एज अ कम्युनिटी की बात करता है, कम्युनिटी के वेलफेयर को प्रमोट करता है। इस तरीके से ये सोशलिस्टिक टेंडेंसी को दिखाता है और सोसाइटेरियन है यानी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से बातें की जाती हैं। जबकि अगला डिफरेंस देखिए, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको एनफोर्स करने के लिए कोई लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके, ये ऑलरेडी एनफोर्सिएबल है। जबकि जो DPSPs हैं इन्हें दे रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, यानी DPSPs को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है फंडामेंटल राइट और DPSP में। 1980 में मिनर्वा मिल केस में यह सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP, यानी हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट और DPSP के बैलेंस काफ़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये बेडरॉक के जैसा काम करता है हमारे संविधान के लिए। दोस्तों आइए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं DPSP से, तो इजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे, फिर सिविल सर्विसेज और कई सारी परीक्षाएं जो UPSC के द्वारा आयोजित की जाती हैं उन सभी सवालों को कवर करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन CAPF 2019 में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा DPSP नहीं है। पहला ऑप्शन है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, यानी राइट टू वर्क और एजुकेशन का अधिकार और पब्लिक असिस्टेंस का कुछ केसेस में। दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड सिटीजन्स के लिए। तीसरा जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना। चौथा वर्कर्स का पार्टिसिपेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मैनेजमेंट में। यहाँ पे वर्ड पे फोकस करिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है, तो ये DPSP नहीं है। DPSP में बात की गई है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर बट नॉट इन द मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनफैक्ट इन द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ओके। इंडस्ट्रीज में वर्कर्स के मैनेजमेंट के पार्टिसिपेशन की बात की गई है और इनफैक्ट ये अमेंडमेंट करके भी ऐड किया गया। हमने बात की थी कि 42nd अमेंडमेंट के तहत 4 DPSPs को ऐड किया गया है और इसके हमने ट्रिक की भी बात की थी, सीड SEED। आप लास्ट के लेक्चर्स को जरूर रेफर करिए, काफ़ी डिटेल से हमने ये चीज़ें कवर की है। और बाकी आर्टिकल्स को भी आप देख सकते हैं। आर्टिकल 41 में बात की गई है राइट टू वर्क की, एजुकेशन की और कुछ केसेस में पब्लिक असिस्टेंस की। इसके बाद देखिए हमने आर्टिकल 43A की तो बात कर ही ली। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 44 के तहत यह देखने को मिलेगा। और इसके बाद हमने बात की सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की, तो ये आर्टिकल 50 के तहत भी DPSP है जो कि हमारे ऑप्शन में यहाँ पे है।
तो आर्टिकल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 41 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 है, और डी तो हमारी डीपीएसपी है ही नहीं, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में वर्कर्स के पार्टिसिपेशन की बात कर दी गई है, जबकि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री अगर होता तो ये सही होता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, बिकॉज हमसे सवाल में पूछा गया नॉट प्रोवाइडेड अंडर द डीपीएसपी। दोस्तों ये सवाल सिविल सर्विसेज 2020 में पूछा गया है। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय, यानी जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन की बात कौन सा पार्ट हमारे संविधान का करता है? प्रीएम्बल, डीपीएसपी, 7th शेड्यूल, या कोई ये कॉन्वेंशनल प्रैक्टिस है? तो अभी हमने बात की कि आर्टिकल 50 में बात की गई है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की, जो कि हमारे डीपीएसपी के अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो अभी हमने इसे कवर किया इस क्वेश्चन के ऑप्शन में, राइट, ऑप्शन सी में। तभी मैं आपसे कहता हूं कि सीए, पीएफ, सीडीएस और इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना, और ये अगले साल ही पूछ लिया गया। ओके, 2020 का क्वेश्चन था। तो अगर आपने ऑप्शंस अच्छे से एनालाइज किया होगा इस क्वेश्चन का, तो काफ़ी आसानी से आप ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन सीएपीएफ 2019 का है। अगेन आपसे वही सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सी बात डीपीएसपी के संदर्भ में सही नहीं है। पहले में कहा जा रहा है स्टेट शेल फॉलो द डीपीएसपी बोथ इन द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज इन द मेकिंग ऑफ लॉ, यानी एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ बनाने के संदर्भ में, दोनों ही संदर्भ में स्टेट फॉलो करेगी डीपीएसपी को। दूसरे में कहा जा रहा है डीपीएसपी एम्बॉडी करती है हमारे स्टेट के ऑब्जेक्ट को अंडर द रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी डीपीएसपी में बेसिकली जो हमारे रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, तो इसे फुलफिल करने की बात करता है। तीसरे में कहा जा रहा है डीपीएसपी हैव प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू। तो क्या डीपीएसपी को प्राथमिकता दी जाएगी फंडामेंटल राइट से? नहीं, ये बात गलत है। हमने बात की कि फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता दी गई है डीपीएसपी के मुकाबले, और हमने इसे डिटेल में कवर किया कि किसी भी प्रोविजन को जो हमारे अगर इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, तो फंडामेंटल राइट को प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राइमेसी दी जाएगी, प्रेसिडेंस दी जाएगी, राइट, प्राथमिकता। तो ये ऑप्शन सी गलत है। चौथा कहा जा रहा है डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट। तो देखिए ये बात अगर आप देखें तो हमें पता है कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर बात है डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट, ये बात बिल्कुल सही है। डीपीएसपी एनफोर्सिएबल नहीं होती है, जबकि फंडामेंटल राइट एनफोर्सिएबल होती है। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो ए, बी और डी बिल्कुल सही कथन है, लेकिन सी गलत है, राइट। तो गलत बताना था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा। लेकिन नॉट पे आपको फोकस करना है, अदरवाइज पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन सीएपीएफ का ही है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो कंसर्न है वो बोथ फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी इन दोनों में देखने को मिलेगा। तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया है। तो देखते हैं कौन सा ऐसा प्रोविजन है। क्या पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना, क्या प्रोटेक्ट करना और इंप्रूव करना एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, रिस्पेक्ट करना रिच हेरिटेज की जो हमारा कंपोजिट कल्चर है उसकी। अगला कहा जा रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के प्रमोशन की। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ये जो पर्टिकुलर बी में कंसर्न है, ये हमारे डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों में देखने को मिलेगा। तो डीपीएसपी में तो ये आपको आर्टिकल 48A में देखने को मिलेगा, प्रोटेक्ट करना और इंप्रूव करना इन्वायरमेंट को और सेफगार्ड करना फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। तो डीपीएसपी के तहत आर्टिकल 48 में हमने बात की प्रोटेक्ट करना और इंप्रूव करना एनवायरनमेंट को और सेफगार्ड करना फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। ओके, प्रोटेक्ट करना और इंप्रूव करना नेचुरल इन्वायरनमेंट को, जिसमें फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ सारी इंक्लूडेड है, और कंपेशन रखना लिविंग क्रीचर्स के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर? ऑप्शन बी, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, यानी इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना और इंप्रूव करना, ये चीज़ हमने अंडर आर्टिकल 48A देखी डीपीएसपी में, और फंडामेंटल ड्यूटीज तो ये है ही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सीएपीएफ 2018 का है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन सीएपीएफ में पूछे गए हैं डीपीएसपी से, वैसे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगेन वही पैटर्न है, नॉट पूछा जा रहा है कि कौन सा डीपीएसपी का पार्ट नहीं है। पहला कहा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो हमें पता है ये डीपीएसपी का पार्ट है अंडर आर्टिकल 44। दूसरा कहा जा रहा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो ये भी हमने देखा, इनफैक्ट सिविल सर्विसेज 2020 में भी पूछा गया, सीएपीएफ 2019 में भी पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन आर्टिकल 50 के तहत ये डीपीएसपी है। तीसरा देखिए, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाँ ये भी बिल्कुल हमारी डीपीएसपी है अंडर आर्टिकल 47। और चौथा कहा जा रहा है प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिटी एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, तो ये डीपीएसपी नहीं है बल्कि फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपको साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट करना चाहिए, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना चाहिए और इंक्वायरी और रिफॉर्म की भावना को भी प्रमोट करना चाहिए।
तो ये चीज़ वैसे हमने आर्टिकल 47 में देखिए डीपीएसपी के तहत कवर भी की है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि न्यूट्रिशन के लेवल को रेज करना, बढ़ाना और लिविंग के स्टैंडर्ड को भी बढ़ाना और इम्प्रूव करना पब्लिक हेल्थ को, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ओके, ये चीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तहत देखने को मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन और भी डीपीएसपी से आए हैं तो उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और हमारा यह टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं साइंस के लेक्चर बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूं। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि एनसीईआरटीज़ के अकॉर्डिंग हम चलें या फिर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ओके, आप रिकमेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और जिस तरीके से आपका कहना होगा उसी तरीके से हम लोग चीज़ें आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।